हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के क्लास में हम जो महत्वपूर्ण आपके मॉडर्न के डिसीज़ हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एड्स हो गया, थायराइड डिसऑर्डर हो गया, आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, ऐसे सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, जो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप किस प्रकार से लिख सकते हो, वो पूरा जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और ये जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे अपलोड भी कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका पासवर्ड मैं भी कुछ देर में आप लोगों को रिवील कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू के विषय में। डेंगू को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हड्डियों में एकदम जैसे हड्डियाँ टूटने के समान पीड़ा होती है, इस वजह से इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है डेंगू को। बात करते हैं डेफिनेशन के विषय में। तो डेंगू फीवर इज़ ए पेनफुल मॉस्किटो बर्न डिसीज स्प्रेड बाय द एडिस एजिप्टिस मॉस्किटो एंड इज कॉज बाय वन ऑफ द फोर डेंगू फीवर। तो क्या है, डेंगू फीवर एक प्रकार का पेनफुल मॉस्किटो बर्न डिसीज़ होता है जो मेनली एडिस एडेप्टिस जो मॉस्किटो है उसके द्वारा फैलता है। ये मेनली यह जो डेंगू वायरस है वो आपका 4 प्रकार के वायरस से हो सकता है, जो फ्लेवी वायरस 1, फ्लेवी वायरस 2, फ्लेवी वायरस 3 तथा फ्लेवी वायरस 4, चारों में से किसी भी वायरस के द्वारा डेंगू फीवर हो सकता है। कॉजेज़ के बारे में बात करें तो डेंगू फीवर इज़ कॉज बाय वन एनी वन ऑफ द फोर टाइप ऑफ द डेंगू वायरस। तो इनमें से चारों में से किसी के द्वारा भी हो सकता है। इट कैन बी स्प्रेड बाय एडिस एडेप्टिज, एडिस एल्बुपिक्टस मॉस्किटो। तो ये मेनली स्प्रेड किसके द्वारा होता है, तो वही है एडिस एडेप्टिज और एडिस एल्बुपिक्टस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। बात करते हैं अब डेंगू का पैथोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले एडिस मॉस्किटो बाइट करेगा। एडिस मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से जो वायरस है वो पेनिट्रेट करेगा स्किन को। अब वायरस पेनिट्रेट करके स्किन में क्या करेगा, इन्फेक्शन, वहाँ पे ये वायरस जो है इन्फेक्टेड हो जाएगा और वहाँ से रिप्लिकेशन इनसाइड द लैंगरहैंस सेल। फिर क्या करेगा, लैंगरहैंस सेल्स में जा कर के वहाँ पे अपने आप को रिप्लीफाई करेगा, वहाँ पे रिप्लिकेशन करेगा। लैंगरहैंस सेल्स रिलीज्ड द इंटरफेरॉन। अब सिंपल सी बात है, अब लैंगरहैंस सेल्स में अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है तो लैंगरहैंस सेल्स जो आपके इंटरफेरॉन है उसको इंक्रीज करेंगे टू लिमिट द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उसको लिमिट करने के लिए। इसके बाद में क्या होगा, इन्फेक्टेड लैंगरहैंस सेल्स गो टू लिम्फेटिक सिस्टम टू मेक इम्यून सिस्टम अलर्ट। फिर जो इन्फेक्टेड लैंगरहैंस सेल्स हैं गो टू लिम्फेटिक सिस्टम टू मेक इम्यून सिस्टम अलर्ट। देन उसके बाद में क्या होगा, देन गो टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद में इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अलर्ट हो जाएगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। फिर हाई लेवल ऑफ ए वायरस इन ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया। फिर आपका जो वायरस है उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। फिर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, फिर इसके वजह से इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, इंक्रीज लिम्फोसाइट। और अब एक्टिव जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो रहा है तो आपका लिम्फोसाइट जो है वो जो है बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज न्यूट्रोफिल एंड डब्ल्यूबीसी, रिलीज ऑफ पायोजेन और डेंगू फीवर हो जाएगा। तो ये मेनली आपका पैथोजेनेसिस में बताया गया है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट हुआ, फिर वायरस ने क्या किया, पेनिट्रेट किया स्किन को पेनिट्रेट करके लैंगरहैंस डीप में गया, लैंगरहैंस सेल्स में गया, वहाँ पे अपने आप को रिप्लिकेट किया, इन्फेक्शन किया। तो लैंगरहैंस सेल्स भी अपना कुछ ना कुछ काम करेगा, तो इंटरफेरॉन जो है उत्पन्न किया ताकि इन्फेक्शन जो है लिमिटेड हो सके, इन्फेक्शन लिमिटेड हो सके, इस वजह से इंटरफेरॉन उन्होंने उत्पन्न किया। फिर क्या होगा, इन्फेक्टेड जो लैंगरहैंस सेल्स है गो टू लिम्फेटिक सिस्टम टू मेक इम्यून सिस्टम अलर्ट। इसके बाद में क्या होगा, देन आपका जो है सर्कुलेशन में चला जाएगा। फिर उसके अंदर हाई लेवल जो वायरस है वो ब्लड स्टेज में चले जाएंगे, जिसके वजह से एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट जो है इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा न्यूट्रोफिल एंड डब्ल्यूबीसी। इसके बाद में पायोजन का जो है रिलीज होगा, जिसकी वजह से डेंगू जो है उत्पन्न होता है। बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में। तो इसमें फीवर जो पैटर्न रहता है वो क्या है, सडल बैक पैटर्न होता है, यानी कि सडनली जो फीवर है वो हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा डेंगू में। सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, पेन बिहाइंड आईज,
इसके अलावा आँखों में के मतलब पेन बिहाइंड आइज, इसके अलावा आपका सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको नाम ही पता है क्या आप पढ़े हैं, अपन लोगों ने ब्रेक बोन फीवर पढ़े हैं इसको, तो सीवियर जॉइंट एंड मसल पेन देखने को मिलेगा, स्किन में रैसेस देखने को मिलेगा, माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। तो माइल्ड ब्लीडिंग कहाँ पे, तो गम हो गया और नोज़ हो गया, वहाँ पे माइल्ड ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ आगे अपन बढ़ते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, शॉक देखने को मिलेगा। ये कॉम्प्लिकेशन बताया गया। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में क्या करा सकते हैं, तो वायरल आइसोलेशन, कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, एलिस टेस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, आरटीपीसीआर करा सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन जो टेस्ट है वो करा सकते हैं। अब डेंगू साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो डेंगू साइकिल जो है मेनली 4 स्टेज में पूर्ण होते हैं। सबसे पहले मॉस्किटो इन्फेक्शन, फिर उसके बाद में इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन, फिर ह्यूमन इन्फेक्शन, फिर उसके बाद में इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले पहले एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन होगा, फिर इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन होगा। तो मॉस्किटो इन्फेक्शन होगा, तो मॉस्किटो इन्फेक्शन में क्या होगा, तो मॉस्किटो टेक्स ए ब्लड मील फ्रॉम ए पर्सन विथ एक्यूट डेंगू, जो व्यक्ति एक्यूट डेंगू से पीड़ित है उसका सबसे पहले मॉस्किटो के हैं ब्लड लेगा। उसके बाद में आपका बोला गया है वायरस इन्फेक्ट द मिड गट एंड इंटरवेचुअली ट्रेवल द सेलाइवरी ग्लैंड यूजुअली 8 to 10 days। उसके बाद में ह्यूमन में इन्फेक्शन होगा। अब तो वो क्या है, डेंगू जो है वो मॉस्किटो के पास में पहुंच गया है, वहाँ पे उसका मिड गट में जा करके वहाँ पे आपका जो सेलाइवरी ग्लैंड के थ्रू वो ट्रैवल करते हुए 8 to 10 days में, जब ह्यूमन इन्फेक्ट कब होगा, तो वन ऑन मॉस्किटो कैन अफेक्ट सेवरल ह्यूमन। उसके बाद में क्या होगा, 4 to 7 days में आपका इंट्रेंसिक इंक्यूबेशन होगा, और फिर क्या है साइकिल जो है रिपीटेड होता रहेगा। तो ये आपका डेंगू में बताया गया। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपन जो है एयर कंडीशन वेल स्क्रीनिंग होम रहना चाहिए, सॉरी हाउसेस में रखना है। इसके अलावा जो मॉस्किटो जो रिप्लेटर है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव क्लॉथ से पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखना है। रेड्यूस मॉस्किटो हैबिट्स, इसके अलावा इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिप्लेसमेंट है वो थेरेपी दे सकते हैं। ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और विटामिन थेरेपी देना है। तो ये मेनली आपका डेंगू बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। नाउ नेक्स्ट डिसीज़ की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिसीज़ है आपका चिकनगुनिया। क्या होता है चिकनगुनिया, डेफिनेशन में बताया गया है चिकनगुनिया इज ए वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो एक प्रकार का वायरल डिसीज़ है जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा। इट कॉजेस बाय चिकनगुनिया वायरस, तो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो चिकनगुनिया वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, नाम से ही समझना है। इट इज़ अ मॉस्किटो बर्न वायरल डिसीज, इट स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टिस एंड एडिस एल्बुपिक्टस। तो जो आपका मेनली डेंगू को भी फैला रहा था वही चिकनगुनिया को भी फैलाता है, यानी कि एडिस एजिप्टिस एंड एल्बुपिक्टस जो आपका वायरस है वो। कॉजेस के बारे में बात करें तो द चिकनगुनिया वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए इन्फेक्शन पर्सन टू नॉर्मल पर्सन थ्रू मॉस्किटो। इन्फेक्शन पर्सन से नॉर्मल पर्सन में कैसे पहुंच रहा है, तो मॉस्किटो के द्वारा। पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं चिकनगुनिया का। तो सबसे पहले बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो। अब जब एडिस मॉस्किटो बाइट करेगा फिर वायरस जो है रिप्लिकेशन करेगा इन द फाइब्रोब्लास्ट ऑफ द डर्मिस। इसके बाद में आपका क्या होता है, तो वायरस इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल डिफरेंट टिश्यू। फिर ट्रैवल करने के बाद में जो वायरस है वो रिप्लिकेट अकर इन ए टारगेटेड जो टिश्यू है वहाँ पे वो जो है अपने आप को रिप्लीफाई कर रहे हैं। डेंगू में क्या हो रहा था, लैंगरहैंस में कर रहा था। यहाँ पे आपका टारगेटेड टिश्यू जैसे कि मसल हो गया, जॉइंट हो गया, स्किन हो गया, यहाँ पे अपने आप को रिप्लीफाई करेगा जो चिकनगुनिया वायरस है। फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर सेंड टू द इन्फेक्टेड टिश्यू। फिर ज्वाइंट बिकन इन्फ्लम्ड इन रिस्पॉन्स टू वायरल रिप्लेशन, और उसके बाद में क्या होगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूडिंग इन जो आपका फिंगर है, जो आपके कौन से ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है वो बताया गया। तो फिंगर हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, नी हो गया, और एंकल हो गया, टूज हो गया, ये मेनली आपके ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और यहाँ पे आपका जो है चिकनगुनिया उत्पन्न हो जाता है। चिकनगुनिया के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स आपको देखने को मिलेगा,
परसिस्टेंट जॉइंट पेन देखने को मिलेगा पेशेंट में। इसके अलावा एथ्रोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। पेनफुल स्वेलिंग जो ज्वाइंट है उसमें पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगा। हेडेक देखने को मिलेगा और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे चिकनगुनिया में, तो डायग्नोसिस कराएंगे तो एलिस टेस्ट है जो आपका डेंगू में भी कराते हैं, RT-PCR। इसके अलावा एंटीजन डिटेक्टर IgM और IgG टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में वही है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिप्लेसमेंट है वो दे सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी कि ORT थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा NSAID दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स, स्टेरॉइड, विटामिन थेरेपी। नाउ नेक्स्ट डिसीज़ की ओर अपन बढ़ते हैं, दैट इज़ हाइपरटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन एक्चुअली में होता क्या है, तो डेफिनेशन बताया कि हाइपरटेंशन इज ए कार्डियोवास्कुलर कंडीशन दैट अकर व्हेन द फोर्स ऑफ एक्सक्रीट बाय ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई देन नॉर्मल। तो क्या होता है, जो आपका हाइपरटेंशन एक प्रकार का कार्डियोवास्कुलर कंडीशन होते हैं जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आर्टरी वॉल में नॉर्मल से। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए 120 से 880 mmHg जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हाइपरटेंशन में कितना होता है, तो 140 से लेकर के 90 mmHg या फिर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसे अपन हाइपरटेंशन का कंडीशन में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें आपका जो है 140 और 90 को कैसे है, तो ये आपका 140 जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक कितना होता है 90 mmHg होते हैं। कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं, तो किन किन कारणों के वजह से होता है, तो कॉजेज़ को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा प्राइमरी कॉज, एक होगा सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज के अंतर्गत लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल विथ एज एंड लाइफ स्टाइल। तो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक आर्टरी वॉल में फोर्स लग रहा है प्राइमरी कॉजेज़ में। अब वो एज रिलेटेड भी हो सकता है या आपका लाइफ स्टाइल के कारण भी हो सकते हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हो सकता है, तो पेशेंट को किसी पहले से जो किडनी डिसीज से पीड़ित है, थायराइड प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है, मेडिकेशन इफेक्ट है, डायबिटीज़ है, तो इनमें मेनली जो है आपको ये सेकेंडरी कॉजेज़ के अंतर्गत आते हैं। अब इनको सेकेंडरी कॉजेज़ को थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि किडनी या टिश्यू है तो उसमें क्या होगा, तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, डायबिटिक मेलाइटिस है, या फिर आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, तो एड्रिनल ग्लैंड में कैसे है, तो एड्रिनल ग्लैंड में आपका हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रीनल जो आपका एडिनोस्ट्रोन है उसका हाइपर सिक्रेशन होगा, जिसके वजह से आपका क्या होता है, इंक्रीज्ड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, इंक्रीज्ड हो जाता है ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड है वो आपका क्या है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन उत्पन्न होता है। फिर आर्टरी एंड वेंस या वेंस ऑफ किडनी, तो इसमें क्या होता है, रीनल आर्टरी में स्टोनेसिस हो गया तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हाइपरटेंशन कंडीशन होगा। वेस्कुलाइटिस की वजह से, वस्कुलर इन्फ्लेमेशन की वजह से भी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड में कैसे होगा, तो आपका हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है T3 एंड T4 जो लेवल है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट, और हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। फिर हाइपोथायराइडिज्म में कैसे होता है, तो डिक्रीज ऑफ, हाइपोथायराइडिज्म किसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में यहाँ पे बताया गया है। हाइपरथायराइडिज्म के साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, तो डिक्रीज हो जाता है T3 एंड T4 लेवल, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। तो ये आपका हाइपोथायराइडिज्म में बताया गया है, हाइपोथायराइडिज्म में और हाइपरथायराइडिज्म में किस प्रकार से आपका जो है हाइपोटेंशन उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो क्लिनिकल फीचर्स के अंतर्गत नो टिपिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, टिपिकल सिम्टम देखने को नहीं मिलता। सीवियर हेडेक होता है पेशेंट को, नोज में ब्लीडिंग हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में रेगुलर बीपी मेजरमेंट कराएंगे, ईसीजी कराएंगे, ईसीजी टेस्ट कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे और यूरिन टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट में अपन क्या करा सकते हैं, तो जो बीटा ब्लॉकर है जैसे कि प्रोपेनॉल है वो दे सकते हैं, सीसीबी ब्लॉकर, कंजेस्टिव कार्डियक ब्लॉकर जैसे कि एम्प्लोडिपिन है वो अपन दे सकते हैं, सिस्टमिक इनहिबिटर दे सकते हैं जैसे कि मेथाइल डोपा, और आपका एसएसी इनहिबिटर दे सकते हैं
रिपेम्पलिन। डायूरेटिक्स जो है वो अपन दे सकते हैं, फ्रोसेनामाइड। तो ये आपका जो है ट्रीटमेंट में बताया गया है। फिर हाइपरटेंशन के बाद हाइपोटेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाइपोटेंशन में क्या होता है, तो डेफिनेशन बताया गया, हाइपोटेंशन इज ए कार्डियक वास्कुलर कंडीशन दैट अकर व्हेन द फोर्स इज एक्सक्रीड बाय ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज लो देन नॉर्मल। तो जैसे कि हाइपोटेंशन का जस्ट अपोजिट, सॉरी, हाइपरटेंशन का जस्ट अपोजिट हाइपोटेंशन है, जिसमें आपका जो आर्टरी वॉल है उसमें ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से कम हो जाता है। कॉजेज़ क्या है, तो प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, डिहाइड्रेशन का कंडीशन है, ब्लड लॉस हो रहा है, सीवियर इन्फेक्शन जैसे कि सेप्टिसीमिया हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, जैसे विटामिन B12 जो है उसका बहुत कम मात्रा होने की वजह से। ये क्या है, हाइपोटेंशन के कॉजेज़ हैं। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या क्या होगा, तो लाइट हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट में। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, इरेगुलर जो है हार्ट बीट हो जाते हैं, टेम्परेरी जो है ब्लरिंग आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में रेगुलर BP मेजरमेंट कराना है, ECG। इसके अलावा जो आपका टी सॉरी टाइटल टेबल टेस्ट अपन कराना है। फिर ट्रीटमेंट में अपने को मोर सॉल्ट इंटेक्ट कराना है पेशेंट को, और डोपामिन देना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक इंटेक्ट कराना है। तो ये मेनली ट्रीटमेंट जनरली अपन लोगों ने देखा। फिर आप बात करते हैं अगला जो डिसीज़ है, दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया का डेफिनेशन क्या बताया गया है, तो एनीमिया इज ए कंडीशन हैविंग डिक्रीज इन द टोटल अमाउंट ऑफ ए रेड ब्लड सेल्स आर हीमोग्लोबिन इन ब्लड विच लोअर द एबिलिटी ऑफ ए ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तो क्या होता है, एनीमिया एक प्रकार का कंडीशन है जिसमें आपका रेड ब्लड सेल का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, टोटल अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इन ब्लड विच लोअर्ड टू एबिलिटी ऑफ ए ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाता है, आपका एनीमिया कहलाता है। कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इसके 4 कॉजेज़ बताए गए हैं। एक आपका इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, इसके अलावा आपका एडिक्वेटेड जो आपका डाइटरी इंटेक होता है इसके वजह से, तथा डिक्रीज इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले इंक्रीज ब्लड लॉस में क्या होता है, तो कैसे किन किन कारणों की वजह से ब्लड लॉस इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन के कारण हो सकता है, रिपीटेड मिसकैरेज की वजह से हो सकता है, हिमेचूरिया के कारण हो सकते हैं। तो ये मेनली रीज़न है जिसमें आपका ब्लड लॉस होता है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट, तो कब कभी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ब्लड का, तो जैसे प्रेगनेंसी में हो गया, लैक्टेंशन के दौरान हो गया, चाइल्ड ग्रोथ कर रहे हो उस दौरान। तो ये क्या है, आपका इंक्रीज रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एडिक्वेट डिएबिलिटी इंटेक सॉरी हाँ डाइटरी इंटेक तो डाइटरी इंटेक्ट में क्या होगा, पूरे एंड आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, पूरे इकोनॉमिक स्टेटस है, एनोरोक्सिया है, पूरी डाइट अगर ले रहे हैं तो इनके वजह से होगा। और इसके अलावा डिक्रीज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है मॉल ऑब्जॉर्प्शन की वजह से कम हो गया है, तो इसके वजह से भी मेनली एनीमिया हो सकता है। टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में बात कर लेते हैं, तो टोटल 5 टाइप के होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, थैलीसीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, तो डिफेक्टिव फ्रॉम ऑफ HB दैट फोर्स RBC टू चेंज इट्स शेप्स फ्रॉम ओवल टू डिस्क शेप। तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि इसमें क्या होता है, आपका जो RBC है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, और वो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो HB है उसके लिए मेनली ऑक्सीजन कैरी करने के लिए वो जो है ओवल से डिस्क शेप में चेंज हो जाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, तो व्हेन RBC सेल्स डिस्ट्रॉय फास्टर देन बोन मैरो कैन रिप्लेस देम। तो ये क्या है, आपका हीमोलाइटिक एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया में बॉडी डजेंट प्रोड्यूस इनफ RBC, तो RBC का प्रॉपर जो है इनफ मात्रा में, जितनी आवश्यकता उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो उसे एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, तो आपका फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज पर्नीशियस एनीमिया। तो फोलेट एंड आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया कॉज होता है। थैलीसीमिया जो होता है इसमें आपका बोला गया इनहेरिटरी डिसऑर्डर ऑफ HB डेफिशिएंसी, तो ये आपका थैलीसीमिया कहलाएगा। फिर नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन जो होता है उसके रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो न्यू बोर्न में आपका हीमोग्लोबिन जो रेंज होता है वो 17 से 22 ग्राम पर DL होते हैं।
अडल्ट मेल में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होते हैं वो 14 से 17 ग्राम पर डीएल होते हैं, और अडल्ट फीमेल में जो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल रहता है वो 12 से 16 ग्राम पर डीएल होते हैं। बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपका पेल एंड येलोविश स्किन दिखाई देगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग दिखाई देगा, फैटिगस देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, डिजनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रैकीकार्डिया है, पाल्पेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो आयोडीन डेफिशिएंसी में मेनली जो है ओरल जो आयरन है जैसे कि FeSO4 300 mg देते हैं। इसके अलावा फोलेट डेफिशिएंसी में फोलिक एसिड 1 mg दिया जाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में विटामिन B12 100 माइक्रोग्राम दिया जाता है। सिकल सेल एनीमिया में मेनली क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जाता है 10 to 30 mg पर kg। क्रोनिक एनीमिया में मेनली ह्यूमन जो आपका इरेंथ्रोप्रोटीन है वो देते हैं। थैलीसीमिया में क्या है, अपन जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस। क्या होता है एक प्रकार का रूमेटाइड अर्थराइटिस, तो सबसे पहला डेफिनेशन बताया गया है। रूमेटाइड अर्थराइटिस इज ए ऑटोइम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ अननोन origin in which the immune system attack healthy cells of the body by mistake। तो क्या होता है, एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसीज होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम में मतलब जो हेल्थी सेल है उसको क्या है, उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इट कॉजेस, और क्या उत्पन्न करता है, तो इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन एंड जो इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन किसके अराउंड, ज्वाइंट के अराउंड। तो ये क्या है, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहलाता है। कॉजेस के बारे में बात करें तो इम्यून सिस्टम अटैकिंग हेल्थी टिश्यू ऑफ बॉडी एंड कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट ड्यू टू अननोन ओरिजिन, ये मेनली आपका ये कॉजेज बताए गए हैं। फिर अपन पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताया गया है, सबसे पहले हेरिडेटरी या एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिगर होते हैं इम्यून सिस्टम, ट्रिगर्स इम्यून सिस्टम, जिसके वजह से ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है। ऑटोइम्यून रिएक्शन की वजह से रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स आर साइटोकाइनिन, और उसके बाद में क्या होगा, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड आपका जो साइनोवियल जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यू लाइनिंग, उसमें क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। इसके अलावा कार्टिलेज एंड बोन में जो है क्या हो जाएगा, लीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा और रूमेटाइड अर्थराइटिस होगा। तो ये मेनली आपका बताया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने को मिलेगा, तो वार्म एंड जो जॉइंट्स हैं वो वार्म एंड सोलो दिखाई देंगे। जॉइंट में स्टिफनेस एंड पेन दिखाई देगा, फैटिगस देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा, जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन, इसके अलावा टेंडर जॉइंट देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑर्थियोपोरोसिस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकता है, लंग डिसीज़ हो सकता है, ये आपको देखने को मिलेगा। रिट्रैक्टिव जो आपका अर्थराइटिस है वो उत्पन्न हो सकता है, रिएक्टिव अर्थराइटिस उत्पन्न हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में RA टेस्ट कराएंगे, इसके अलावा CRP टेस्ट कराएंगे, ESR टेस्ट कराएंगे, इसके अलावा NTCCP टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, MRI कराएंगे। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट में, तो NSAIDs देंगे, एस्पिरिन हाई डोज दिया जाता है, स्टेरॉइड दिया जाता है जैसे कि ग्लूकोकार्टिकॉइड दिया जाता है। इसके अलावा डिसीज़ मॉडिफाई एंटी रूमेटिक जो ड्रग है वो अपन देंगे, और अपन जो है TNF जो आपका मॉड्यूलेटरी जो एजेंट है वो अपन दे सकते हैं, और सर्जरी इन केस ऑफ डिफॉर्मिटी। तो ये मेरे आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बताया गया है। फिर डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए चीज़ें, उसके बाद में डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड देखेंगे। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, तो द थायराइड ग्लैंड इज़ ए बटरफ्लाई शेप ऑर्गन लोकेटेड इन लोअर इन द फ्रंट ऑफ नेक। तो ये आपको पता है बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो इन द लोअर इन द फ्रंट ऑफ नेक, और इट्स लाई पोस्टेरियरली ऑन स्टेरोथायराइड एंड स्टेरोहायोइड मसल्स।
स्पेनिंग बिटवीन द C5 एंड T1 वर्टिब्रा। तो कहाँ पे आपका ये पोजीशन प्रॉपर बताया गया है, C1 एंड T1 वर्टिब्रा। थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रेशन है वो आपको याद रखना है, T3 हार्मोन यानी कि ट्रायोआइडोथायरोनिन, इसके अलावा T4 हार्मोन यानी कि 2-डाई-आइडोथायरोनिन। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो क्या क्या फंक्शन करते हैं, तो आपको पता ही है क्या करता है। एक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, इनके मेटाबॉलिज्म का एक्शन में मेनली हेल्पफुल होते हैं। बॉडी टेम्परेचर के एक्शन में एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर, एक्शन ऑन ग्रोथ, एक्शन ऑन बॉडी वेट, एक्शन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्शन ऑन रेस्पिरेशन, एक्शन ऑन CNS, एक्शन ऑन स्लीप, एक्शन ऑन सेक्सुअल फंक्शन। तो ये मेनली आपका काम होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर। क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर, तो थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पे आपका बताया गया द थायराइड डिसऑर्डर या थायराइड डिसीज इज ए कंडीशन व्हेन थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन एंड सिक्रीट लेस अमाउंट आर सिक्रीट लार्ज अमाउंट T3 and T4 हार्मोन इन बॉडी आर देयर इज एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये आपका बताया गया है T3 एंड T4 का जो सिक्रेशन है वो आपका बढ़ जाता है या घट जाता है, या फिर इसके वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं वो थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर के अंतर्गत आएगा। फिर बात करते हैं अपन लोग थायराइड डिसऑर्डर। तो कितने प्रकार के हैं, मेनली यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। पहला आपका हाइपोथायराइडिज्म, फिर हाइपरथायराइडिज्म, फिर थायरोडाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, फिर गाइटर। सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म, नाम से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें बोला गया है इट इज़ ए कंडीशन कॉज्ड बाय अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। तो क्या है, जो आपका हाइपोथायराइडिज्म है उसमें प्रॉपर मात्रा में जो इनफ मात्रा है उसमें क्या है आपका जो थायराइड हार्मोन है उसका उत्पन्न नहीं कर पाता है, इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म उत्पन्न होता है। क्लिनिकल फीचर में फटीगस देखने को मिलेगा, नमनेस इन एक्सट्रीम्स, नमनेस देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा ड्राई स्पिन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और ये तो हो गया हाइपोथायराइडिज्म, इसके क्लिनिकल फीचर्स। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, तो आपका इंक्रीज जो है थायराइड ग्लैंड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल से बढ़ जाएगा तो उसे हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। क्लिनिकल फीचर में वेट लॉस, ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीज एपेटाइटिक, इसके अलावा एंजाइटी, स्वेटिंग, इसके अलावा मसल जो है उसमें वीकनेस देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है हाइपोथायराइडिज्म में हाइपरथायराइडिज्म में बताया गया है। थायरोडाइटिस में क्या होगा, तो थायरोडाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू लॉस ओवर प्रोडक्शन ऑफ ए थायराइड हार्मोन। इसमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, तो जैसे कि फास्ट हार्ट रेट हो जाते हैं, इसके अलावा फैटिगस देखने को मिलेगा, वेट लॉस होते हैं, इंक्रीज हो जाता है एपिटाइट, और ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा। ग्वाइटर में क्या होता है, इट इज़ ए डिफाइंड अज इनरेगुलर ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो फैटिगस हो गया, इसके अलावा इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड, मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, स्लीपनेस देखने को मिलेगा, इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन स्वेलो, निगलने में प्रॉब्लम होगा, क्वफ एंड जो हार्डनेस है वो आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में तो एंटी थायराइड ड्रग देंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो एब्लेशन है वो करेंगे, और आपका क्या करा सकते हैं, तो T3 एंड T4 सप्लीमेंट दे सकते हैं, TSS सप्लीमेंट दे सकते हैं, आयोडीन इंटेक्ट करा सकते हैं, थायराइडेक्टोमी करा सकते हैं। तो ये मेनली ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में बताया गया। नाउ नेक्स्ट आज का आपका डिसीज़ है वो अपन पढ़ते हैं, वो है आपका HIV एड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन में आपका HIV का बताया गया है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म पता है, इट इज़ ए क्रोनिक। इसमें आपका बोला गया है पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दैट स्लोली डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम। तो ये आपको पता ही है। फिर कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, तो ह्यूमन मतलब इसका कॉजेज़ क्या है, तो HIV ही मेनली इसका क्या है कॉजेज़ होता है।
फिर मोड ऑफ स्प्रेड बात करते हैं तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड की वजह से, कंटामिनेटेड नीडल एंड सिरिंज का प्रयोग करने की वजह से, ये सारे आपको पता हैं। इसके अलावा ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन के कारण, किसी व्यक्ति का पहले से है HIV, उसका डोनेट कर दिए, मदर टू चाइल्ड जो है स्प्रेड होते हैं। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो पहले प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो एक्सपोजर टू HIV वायरस, जिसके वजह से क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन लिम्फ टिश्यू, फिर मेसिव एंड वाइड जो स्प्रेडिंग टू लिम्फॉइड ऑर्गन, फिर ट्रैपिंग ऑफ वायरस और स्टेबलाइजमेंट ऑफ ए क्रोनिक परसिस्टेंट इन्फेक्शन। इसके बाद में जो इम्यून एक्टिवेशन है बाय साइटोकाइनिन के द्वारा इम्यून एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से HIV एनवलप्ड मेडिएटेड सेल क्या बोलना चाहिए अपन, जो आपका सेल जो आपका यहाँ पे आपका मेडिकेटेड जो होगा, सबसे पहले क्या हो रहा था, एक मिनट रुको, सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद में जो आपका स्टेबलाइजमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन लिम्फ टिश्यू, इसके बाद में आपका क्या होता है, मेसिव एंड वाइड स्प्रेड होता है लिम्फॉइड ऑर्गन में। फिर उसके अंदर ट्रैपिंग ऑफ वायरस एंड स्टेबलाइज ऑफ क्रोनिक परसिस्ट इन्फेक्शन। इसके बाद में आपका क्या होता है, इम्यून एक्टिवेशन एंड साइटोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगा। HIV जो है एनवलप्ड मेडिएटेड सेल जो आपका सिग्नलिंग है वो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, एसिलेटेड वायरस रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम और HIV उत्पन्न हो जाता है। इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसके स्टेजेस यहाँ पे बताया गया है। पहला होता है प्राइमरी इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा, तो प्राइमरी इन्फेक्शन में आपको कुछ जो प्यूपल डेवलप्ड फील्स लाइक सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, तो फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, रेसेस, इसके अलावा आपको क्या है, डायरिया वगैरह, वेट लॉस, ये सभी देखने को मिलते हैं। फिर लेटेंट इन्फेक्शन में यानी कि क्रोनिक जो हो जाता है, पहले तो एक्यूट इन्फेक्शन है, फिर क्रोनिक में क्या होगा, तो जो HIV जो स्टिल प्रेजेंट इन बॉडी इन द WBC, तो प्रेजेंट रहेगा WBC में, इट कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, तो ये क्या है, कई दिन से लेकर के कई साल तक रह सकते हैं, ये आपका बताया गया है क्रोनिक केसेस में। फिर उसके बाद में प्रोग्रेसिव जो स्टेज होता है HIV का, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस परसिस्ट ऑफ ए HIV रेप्लिकेशन विथआउट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कैन कॉजेस एड्स, तो ये मेनली आपका बताया गया प्रोग्रेसिव जो स्टेज होता है उसमें। फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में अपन जो है इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में एंटीजन एंटीबायोटिक टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा अपन जो है PCR टेस्ट कराएंगे और न्यूक्लियाइड एसिड टेस्ट कराएंगे, न्यूक्लियस एसिड टेस्ट कराएंगे, और आपका जो इम्यूनोबैक्टर टेस्ट है वो अपन करा सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉकर टेस्ट करा सकते हैं, एलिस टेस्ट करा सकते हैं, CD4 जो टेस्ट है वो अपने को CD4 T सेल काउंट कराना है। इसके अलावा आपका जो है वायरल जो लोडर टेस्ट है, ठीक है, HIV के लिए होता है, वो अपन करा सकते हैं। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कराएंगे, रेट्रोवायरल जो आपका जो ड्रग है वो अपन देंगे, न्यूक्लियोसाइड जो एनाल्जेसिक है वो देना है, नॉन क्लोजर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है वो अपन दे सकते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर दे सकते हैं, HIV एंट्री इनहिबिटर दे सकते हैं। इसके अलावा HIV जो आपका जो HIV एंट्रीगस जो इनहिबिटर है वो दे सकते हैं। प्रिवेंशन इसमें मेन रहता है, जैसे कि प्रिवेंशन क्या करना है, तो इन्फॉर्म करना है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। इसके अलावा सेफ सेक्सुअल प्रोटेक्शन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, सेफ न्यू नीडल, इसके अलावा सेफ डिस्पोजल एंड हॉस्पिटल वेस्ट एंड कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉन्डोम वगैरह यूज़ करना है। तो ये आपका HIV में बताया गया है। देन अपन आज का जो अगला डिसीज़ पढ़ते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक मिनट, हाँ, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज ए कंडीशन इन विच आर इम्यून सिस्टम
मिस्टेक अटैक अवर नॉर्मल बॉडी टिश्यू एंड सेल्स, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे हमने अभी पढ़ा रूमेटाइड अर्थराइटिस। इसके अलावा बोला गया है द इम्यून सिस्टम फेल्स टू डिफरेंस बिटवीन फॉरेन सेल्स एंड आवर सेल बॉडी, इट कॉजेज इन्फ्लामेशन पेन मेनली इन ज्वाइंट, द कॉजेज इज अननोन। तो वही है कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो पहचान नहीं पाता है कि कौन सा फॉरेन बॉडी का सेल है जो बाहर से आया है और कौन सा हमारा सेल है, और इसके वजह से आपको जो है मेनली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हेरिडेटरी या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ट्रिगर होते हैं इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून रिएक्शन होते हैं। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड साइटोकाइनिन, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ इंटरफेरॉन एंड IL-1, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन एंड आपका रिलीज ऑफ जो आपका पैरोजन है वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फीवर एंड इन्फ्लामेशन होगा और ऑटो इम्यून डिसीज उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल वही है बताया गया है क्या क्या होते हैं, तो रूमेटाइड फीवर हो गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, लिम्पस हो गया, इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, इन्फ्लामेटरी जो बावेल डिसीज़ हैं ये सभी आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में बात करते हैं। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक्चुअली में होता क्या है, तो इसमें आपका बताया गया है डेफिनेशन। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर इज ए कंडीशन इन विच हार्ट लेस द एबिलिटी टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो वही है कि आपका जो बॉडी जो हार्ट है उसमें एबिलिटी नहीं हो पाता है कि वो ब्लड को पंप कर सके थ्रू आउट द बॉडी, उसे अपन क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से हो सकता है, ये हाइपरटेंशन के कारण हो सकते हैं, कार्डियोमायोपैथी के वजह से हो सकते हैं, इसके अलावा जो मायोकार्डाइटिस है उसकी वजह से हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट के कारण हो सकते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डेवलप्स व्हेन द हार्ट मसल्स बिकम वीक्ड एंड कैन नो लॉन्ग सर्कुलेटेड ब्लड थ्रू आउट बॉडी। तो वही है कि हार्ट मसल्स वगैरह वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है थ्रू आउट पूरा शरीर में जो बॉडी है उसमें ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता। टाइप्स के बारे में बात करें, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के आपके टाइप्स बताए गए हैं। पहला होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, फिर राइट साइड हार्ट फेलियर, इसके अलावा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होते हैं और आपका डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, एडिमा इन जो आपका लेग्स एंड फीट, इसके अलावा आपका बोला गया है रैपिड जो है इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, एंजाइटी होगा, वेट गेन हो जाएगा, कंजेस्टेड लंग हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो जो कफ है, ठीक है, फॉमी पिंक कफ जो है निकलते हैं जब कफिंग के दौरान। कॉम्प्लिकेशन में किडनी फेलियर हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या कर सकते हैं, तो ECG करा सकते हैं, एंजियोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, कार्डियक CT स्कैन करा सकते हैं, कार्डियक MRI करा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राम करा सकते हैं, इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट करा सकते हैं। फिर इसके बाद में ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, तो डायूरेटिक्स देते हैं जैसे कि फ्रुसेमामाइड हो गया, ACA जो आपका इनहिबिटर्स हैं जैसे कि रेम्पिफेरिन वो अपन देते हैं। इसके अलावा अपन जो है एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर ब्लॉकर हैं, ठीक है, वो अपने को देने हैं। बी रिसेप्टर ब्लॉकर देने हैं जैसे कि जो आपका तो मेट्रोप्लोरान, इसके अलावा जो आपका वैसोडाइलेटर है वो अपन दे सकते हैं, और अपन जो है जो वैसो कंट्रक्टर है वो भी अपन दे सकते हैं। तो ये मेनली आपको बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो आज का जो लास्ट है वो है आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक्चुअली में होता है क्या है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए परमानेंट डैमेज टू हार्ट मसल्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स। मायो मीन्स क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है ये तो समझ में आ गया। तो मायो मीन्स क्या होता है, मसल्स, और कार्डियक मतलब होता है मेनली हार्ट। इन्फेक्शंस का मीनिंग क्या होता है, तो डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है, मायोकार्डियम इन्फेक्शन समझ में आ गया। मायोकार्डियम इन्फेक्शन यानी कि मसल जो आपके कार्डियक मसल्स हैं वो क्या है पूर्ण रूप से इन्फाक्ट हो जाते हैं,
ठीक है, किसके वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहेंगे। फिर उसके बाद में कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, तो आपका ब्लॉकेज ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण, इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण, स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, इसके अलावा आपका वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इनके वजह से मेनली मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, तो एनी ऑफ द कॉजेस, इन सभी कॉजेस की वजह से, कोई भी एक कॉजेस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस्कीमिया डेवलप होगा, इस्कीमिया की वजह से थ्रोम्बोसिस होगा, थ्रोम्बोसिस के कारण नेक्रोसिस होगा, यानी कि परमानेंट डैमेज ऑफ कार्डियक मसल, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप होगा। तो ये आप जो है डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। बाकी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, एंजाइना होगा, इसके अलावा आपका पेन रेडिएटेड टू लेफ्ट शोल्डर, बैक, नेक एंड जॉ, इसके अलावा शॉर्टनेस देखने को मिलेगा ब्रीथिंग में शॉर्टनेस देखने को मिलेगा, या फिर ब्रीथिंग लेसनेस देखने को मिलेगा, इसके अलावा स्वेटिंग, पाल्पेशन, लाइट हेडेक देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन में दो प्रकार से इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका एसटी सेगमेंटल एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और एक होगा नॉन एसटी सेगमेंटल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो एसटी सेगमेंटल में क्या होगा, तो एसटी एलिवेटेड फ्रॉम फॉलोड बाय टी वेव inversion, then Q wave developed over several hours। इसमें क्या होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका नॉन एस टी सेगमेंटल एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, तो एस टी है, थोड़ा सा गलत बोल दिया, थोड़ा जल्दी में बोलने के चक्कर में, तो ये चीज़ याद रखना है, एस टी है। तो एस टी डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एस टी डिप्रेशन फॉलोड बाय परसिस्ट एस टी वेव चेंज विथआउट ए क्यू वेव डेवलपमेंट। तो ये मेनली आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन दोनों को याद रखना है, एस टी सेगमेंटल एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, नॉन एस टी सेगमेंटल एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, तो वही हार्ट फेलियर होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपन क्या करा सकते हैं, तो एक्यूट अपन जो है पेरिकार्डियनाइटिस आ जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी कराना है। इसके अलावा जो आपका सीरम कार्डियक जो मार्कर टेस्ट है वो अपन कराते हैं। कार्डियक सीटी स्कैन करा सकते हैं, एंजियोग्राम करा सकते हैं, कार्डियक एमआरआई करा सकते हैं, ये आपका बोला गया है। इसके बाद में ट्रीटमेंट में अपने को क्या देना है, तो एस्पिरिन देना है। आईवी जो आपका आईवी बेफ्रिनोलैक्टिक जो एजेंट है वो दे सकते हैं, एंटीकोगुलेशन एजेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट है वो अपन दे सकते हैं। मॉर्फिन जो आपका मॉर्फिन सल्फेट है वो 2 to 5 mg पेन के लिए दे सकते हैं, ये बताया गया है। इसके अलावा भी ये आपका किसके ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है, तो ये किसके लिए बोला गया है, तो एसटी सेगमेंटल एलिवेशन जो हुआ है, एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है। नॉन एसटी सेगमेंटल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या करते हैं, तो एस्पिरिन देते हैं 320 mg। इसके अलावा अपन जो है क्या दे सकते हैं, तो एंटीकोगुलेटर्स दे सकते हैं, एंटी इस्केमिक थेरेपी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं फॉर पेन। तो ये यहाँ पे आपका जो है मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ों को शॉर्ट में आप लोगों को एक हिसाब से समरी कराया है, ताकि आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सको। तो यहाँ पे अपन ये जो लेक्चर है उसको एंड करते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास। 1 मिनट रुको, मैंने इस नोट्स का पासवर्ड नहीं बताया है, तो मैं इस नोट्स का पासवर्ड भी यहाँ पे बता देता हूँ। इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा आपका RAT, ये मेरी इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। तो RAT जैसे आप डालोगे तो ये नोट्स आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।